हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हमने सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। सोल्यूशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसमें एक बार हम 1 सेकेंड 2 मिनट में उसको रिकैप कर लेते हैं। सोल्यूशन में हमने सोल्यूशन को डिफाइन किया था। डिफाइन करने के बाद उसमें हमने बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकाला था। बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई था। आई को हमने बोला था पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल, मतलब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। इस तरीके से हमने निकाला था। 3 केस बने थे इसमें। और आई को निकालने, बॉन्ड ऑफ फैक्टर को निकालने के पहला था आपका एसोसिएशन, दूसरा था आपका डिसोसिएशन, तीसरा था आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पहला देख लेते हैं हम एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या था, फॉर्मूला बना था हमारा, कोई मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाता है, मतलब ए मॉलिक्यूल ए दो मॉलिक्यूल हैं कोई, बाद में ए टू डाइमर बना लेते हैं, और 3 मॉलिक्यूल कोई आपस में मिलकर ट्राइमर बना लेते हैं A3, और 4 मॉलिक्यूल मिलकर टेट्रामर बना लेते हैं A4, और इसी प्रकार n मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाएंगे AN मॉलिक्यूल। इसमें हमने बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारा आई इक्वल टू वन प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/n-1 इंटू बीटा। बीटा को हमने बोला था डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस तरीके से हमने निकाला था। इसमें आई की वैल्यू हमारी निकल के आई थी एसोसिएशन केस में आई की वैल्यू आई थी हमारी लेस देन 1। आई की वैल्यू हमारी लेस देन 1 आएगी। और इस तरीके अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 आ गई तो हम वहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। मोलर मास थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तीसरा हमने देखा था केस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन केस में क्या था, डिसोसिएशन में कोई मॉलिक्यूल टूटता है, दो तरीके से टूटता है, या तो 100% टूट जाएगा, या फिर 10, 20, 30 या कम परसेंटेज में कम टूटेगा, यानी डिसोसिएट होगा। अगर 100% डिसोसिएट होता है उस केस में हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 3 तरह की चीजें आती हैं। क्या आती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे आपको, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HClO4, एक्स्ट्रा 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 वगैरह वगैरह बताए थे मैंने। स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने बताए थे आपको। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH, LiOH, BH का होल ट्राइज, COH का होल ट्राइज, MgOH का होल ट्राइज, इन चीज़ों को बताया था। और मैंने सॉल्ट में बताया था आपको K2SO4, L2SO4 का होल थ्राइज, या फिर KCl, या फिर KNO3। बहुत सारे मतलब सॉल्ट हो सकते हैं। CaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइज, CaNO3 का होल ट्वाइज, बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं। ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में 100% डिसोसिएशन होगा। इससे क्या होगा, अल्फा की वैल्यू 100 हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू जब हम फॉर्मूले में रहेंगे, कौन सा फॉर्मूला था, 1 आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में अल्फा की वैल्यू हमने 1 रखी, तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकल के आई। तो इन द केस ऑफ डिसोसिएशन हमेशा आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो वहां से हम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेशन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मोलर मास ऑब्जर्व और मोलर मास थ्योरेटिकल में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अगला हमारा आया था केस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस में मैंने कुछ एग्जांपल दिखाई दिया आपको, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, और आपका ऑर्गेनिक ग्लूकोज होता है, यूरिया हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, और कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो 0% होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से हम आई आई के फॉर्मूला में रखेंगे आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे तो आई क्या आ जाएगा, 1। तो आई हमेशा इसमें 1 के बराबर रहेगा। और हम कैसे पहचानेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट को, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, यूरिया हो, या कोई भी कंपाउंड होगा, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होता है, भूल जाता है, डिजोल्व होता है, लेकिन डिसोसिएट नहीं होता, अपने आयंस वगैरह नहीं देता है। इतना हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, आपने इतना यहाँ तक सुना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम ड्राइव करेंगे तो आपको कुछ भी इसमें रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको चीजों को तैयार करना है। आइए, थैंक यू। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल के साथ चीज़ों को हम डिफाइन करते रहेंगे। जैसे मान लो मैंने एक रेजिन लिया, क्या लिया, ये रेजिन है कोई, और रेजिन को मैंने वाटर में डाला, रेजिन को मैंने वाटर में डाला, वाटर इसने सोक, वाटर को सोक करने के बाद ये सोलिंग फॉर्म में आ जाता है रेजिन। और फिर से अगर मैं इसको NaCl में डाल दूं, NaCl कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दूं, तो फिर से ये आपका पुरानी फॉर्म में वापस चला जाता है, रेजिन वापस चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ये जो किसमिस होता है, रेजिन क्या है, रेजिन होता है किसमिस, रेजिन होता है किसमिस। किशमिश ले लो, चना ले लो,
या फिर कोई भी चीज़ आप ऐसी जो शाम को पानी में भिगाते हो सुबह तक फूल के बड़ी हो जाती है। किशमिश को अगर पानी में डाल के रखा रात भर तो ये क्या होती है, रात भर में फूल के बड़ी हो जाती है। और अगर मैं दोबारा इसको नमक के सोल्यूशन में डाल दूँ तो फिर से इसका पानी बाहर आ जाता है और ये सूख के फिर से बेकार हो जाती है, मतलब बेकार नहीं, नॉर्मल पुराने पुराने शेप में आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखो मैंने किशमिश को मैंने वाटर के अंदर डाला तो रात भर छोड़ा उसको, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हुआ, ये काम हुआ, किशमिश अपने आप फूली। तो पहली कंडीशन निकल के आई कि ये प्रोसेस ऑटो होती है, ऑटो प्रोसेस है। इसको हम इससे यहाँ एक बात निकल के आती है कि ये प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे बाहर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल भरा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल, और अंदर भी एक सोल्यूशन है, ठीक है, किशमिश के अंदर जो आपका लिक्विड भरा होता है जिसको हम खाते हैं, मीठा लगता है आपको, सुक्रोज वगैरह का जो मिक्सचर होता है, वो भी एक सोल्यूशन है इसके अंदर भी एक सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हाई है। और जो बाहर वाटर का सोल्यूशन भरा हुआ है इसकी कंसंट्रेशन लो है, तो देखो लो कंसंट्रेशन से वाटर के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। दूसरा पॉइंट ये बना यहाँ से। तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है, जो यहाँ पे किशमिश के ऊपर की जो सतह है, किशमिश के ऊपर की जो लेयर है, ये लेयर जो है, इस लेयर को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सारी चीजों का मतलब समझ जाएंगे हम। इसको हम बोलते हैं एस पी एम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ बोल सकते हैं इसको हम, हाफ। और परमेबल क्या होता है, परमिटेड, बोल सकते हैं इसको हम। और मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन होता है। तो क्या बोल रहा है, सही मतलब हाफ परमिटेड, मतलब मेम्ब्रेन जिसको हाफ चीजों को परमिशन देगी, हाफ चीजें मतलब मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होंगी। तो झिल्ली बनी हुई है किसमिस के ऊपर, इसके ऊपर से कोई हाफ चीजें ट्रांसफर होंगी। कैसे ट्रांसफर होंगी, बाहर क्या है आपका H2O का कोई मॉलिक्यूल है बाहर, ये मॉलिक्यूल इस झिल्ली के थ्रू इसके अंदर एंटर कर रहा है। लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, ये किसमिस के जो सोल्यूशन है, ये वाले मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ सकते। मतलब क्या है कि एक तरफ से अलाउ कर रहा है, ये जो परमेबल मेम्ब्रेन है ये एक तरफ से अलाउ कर रही है, केवल पार्टली अलाउ कर रही है, केवल हाफ ही अलाउ कर रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी शब्द आपने देखा होगा, बहुत जगह सुना होगा, सेमी फाइनल होता है, सेमी गवर्नमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध सरकारी। मतलब अर्ध यूज कर सकते हैं कि हाफ जो परमिशन दे, हाफ परमिट करे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी नेचुरल, और दूसरी होती है आपकी आर्टिफिशियल, एक प्रकार की छन्नी है, ये छानने के काम आती है। नेचुरल में देखो कौन सी आती है, नेचुरल में आपका होता है एनिमल स्किन, एनिमल जो स्किन है, एनिमल स्किन जो है वो नेचुरल एसपीएम है। हमारी बॉडी में जो सेल्स जो वाटर लेती हैं वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही लेती हैं। और आर्टिफिशियल में हमारा एक एग्जांपल है बहुत प्यारा, इसको हम बोलते हैं Cu3FeCN6। ये आपका आर्टिफिशियल का एग्जांपल है, Cu3FeCN6, ठीक है। ये आपका आर्टिफिशियल सही एसपीएम है, और ये आपकी एनिमल स्किन जो है नेचुरल एसपीएम है। यहाँ पे आपको समझ में आओ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो 2-3 पॉइंट निकल के आए थे, अब इसको हम आगे डिफाइन कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो मैंने क्या बोला आपको, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है। पहला पॉइंट क्या था, एक किशमिश ले लेंगे हम, किशमिश को पानी में डाल देंगे, और उसके बाद जो होने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं को समझेंगे, और इससे हम अपना ऑस्मोसिस डिफाइन करेंगे। ये रेजिन है, ये सोक्ड रेजिन है, क्या सोक्ड रेजिन है जिसने वाटर को सोक्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखो ये प्रोसेस मैंने क्या बोला था इससे पहले, ऑटोमेटिक हो रही है, अपने आप हो रही है, क्या हो रही है, अपने आप, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ऑस्मोसिस डिफाइन कर लेते हैं यहाँ। ऑस्मोसिस, इट इज ए spontaneous flow of solvent particles from low concentration to high concentration, high
concentration via SPM, via SPM, via SPM। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इट इज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन वाया एसपीएम, नोन एज ऑस्मोसिस, नोन एज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस का मतलब क्या, परासरण। क्या होता है, परासरण। ठीक है, परासरण का मतलब समझ सकते हो आप, पर आसरण, पर प्लस आसरण मतलब दूसरे पे आश्रित होना, दूसरे पे आश्रित होना। जो यहाँ का फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है वो क्या पे, एसपीएम पे आश्रित है। जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स है किसमिस के अंदर, वो किस पे आश्रित है, एसपीएम पे आश्रित है। अगर एसपीएम पे आश्रित है इसीलिए हम इसको बोलते हैं परासरण। तो आप शब्दों का मीनिंग सही पहचानो, डेफिनेशन आपको सारी अपने आप याद होती जाएंगी। इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। डेफिनेशन आपकी ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस की हो गई। अब हम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं। अगला हेडिंग है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, अगला हेडिंग है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको डिफाइन करते हैं। एक मैं सिस्टम ले लेता हूँ, एक मैं कंटेनर ले लेता हूँ। पहले ऐसा कंटेनर मैंने ले लिया, कंटेनर बना लेते हैं एक। ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के मैंने दो पार्ट कर दिए और इस बीच में इस पार्ट में मैंने एसपीएम लगा दी। क्या लगा दी, एसपीएम। ये है आपकी एसपीएम जिसमें छोटे छोटे पोर बने होंगे। और यहाँ मैंने सोल्यूशन भर दिया, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भर दिया। चाहे आप प्योर वाटर ले लो या आप लो कंसंट्रेशन का सोल्यूशन ले लो, सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ मैंने एक सोल्यूशन और भर दिया, यहाँ मैंने एक सोल्यूशन और भर दिया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन का मैंने सोल्यूशन यहाँ पे भर दिया। और मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। ये मैंने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन। अब देखो समझते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे होगी एसपीएम लगी हुई है, लो कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन यहाँ भरा हुआ है, हाई कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ भरा हुआ है। हाई सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन का, यहाँ पे है हाई कॉन्सेंट्रेशन का। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, यहाँ से जो H2O के मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ से होंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एसपीएम के थ्रू कहाँ जाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में आ जाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में आ जाएंगे। इसी को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। देखो जब ऑस्मोसिस होगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज्यादा है, इसमें जब वाटर के मॉलिक्यूल भरेंगे, भरते जाएंगे तो क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। क्योंकि किसी भी, आप जैसे मान लो चीनी का पानी है या आपका नमक का पानी है और ज्यादा नमकीन है, ज्यादा गाढ़ा हो चुका है, कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा, तो उससे पानी ऊपर से मिलाते जाओ तो क्या होता जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, डाइल्यूशन की ओर बढ़ेगा और डाइल्यूट होता जाएगा। उसी प्रकार से ये हाई कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है, H2 जब इसमें मिलता जाएगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को लो करता जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है, सॉल्यूट तो बच रहा है यहाँ पे, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल आपके एसपीएम के थ्रू हाई कंसेंट्रेशन वाले सोल्यूशन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल कम होते जाएंगे और सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इंक्रीज करता जाएगा और यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इस वाले जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। ये आपका सिंपल सी चीज है जो आपको डायग्राम में समझ में आ रही है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और आपको कुछ पॉइंट यहाँ से लिखवाऊंगा। अब देखो जब ये सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएंगे तो इसका लेवल जो है, इसका जो लेवल होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले कंटेनर का, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, इसमें एक फोर्स काम करेगा जिसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से डिनोट करेंगे हम, पाई ओपी काम करेगा और ऑस्मोसिस का जो प्रेशर बनेगा पाई ओपी काम करेगा और इस पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलेगा। और उस प्रेशर को, उस पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलने की वजह से ऊपर से भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं या कोई मतलब पी एक्सटर्नल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी एक्सटर्नल। जो आपका जो पी ओपी है, पाई ओपी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है किसी भी मतलब रिएक्शन का, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन का रिएक्शन होता है। उसी प्रकार जब यहाँ से ये ऊपर को भागेगा तो ऊपर से ग्रेविटी की वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जो इसको नीचे की ओर दबाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे 2-3 केस बनेंगे आपके। पहला केस क्या बनेगा, हम तुलना करेंगे पी एक्सटर्नल और पी ओपी में, पी एक्सटर्नल और पाई ओपी, पी एक्सटर्नल और पाई ओपी, पी एक्सटर्नल और पाई ओपी। अब 3 तरीके से हम केस बनाएंगे। इसमें कैसे बनाएंगे देखो, अच्छा एक चीज और देखो, अगर ये सोल्यूशन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं यहाँ से पी एक्सटर्नल ज्यादा लगाऊं, इतना पी एक्सटर्नल लगा दूं कि वो मतलब पिस्टन को यहीं पे लॉक कर दे, पिस्टन को यहीं पे लॉक कर दे, और अगर ये लॉक हो जाएगा पीओपी के बराबर हो जाएगा पी एक्सटर्नल, तो क्या होगा, सोल्यूशन जो यहाँ से यहाँ जा रहा ट्रांसफर हो रहा है, जो सोल्यूशन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं वो ट्रांसफर होने बंद हो जाएंगे और ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो ऐसा प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी पी एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा किसके, पीओपी के, पी एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा किसके, पीओपी के, और उसी प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो मैंने पाई ओपी लिख दिया, पाई से नोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। दूसरा देखो, सेकंड केस में अगर पी एक्सटर्नल जो है, पी एक्सटर्नल जो ऊपर वाला एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर ये कम हो जाए, पी एक्सटर्नल कम हो जाए किससे, पी पाई ओपी से, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या होगा, पी कम होगा तो पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागेगा, बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। जब पी एक्सटर्नल कम होता है तो ऑस्मोसिस होता है। और अगर तीसरे केस में पी एक्सटर्नल जो है ज्यादा हो जाए, पी ऑस्मोसिस, पी पाई ओपी से, पी एक्सटर्नल ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज्यादा हो जाए और नीचे से जाने वाला पाई जो प्रेशर है वो कम हो जाए, तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ भागेगा, तो यहाँ से पार्टिकल इस ओर भागेंगे, यहाँ से पार्टिकल इस ओर भागेंगे। मतलब अगर यहाँ देखो, यहाँ बनाता हूं मैं तीसरा वाला केस, यहाँ लिखता हूं, पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा है पाई ओपी से, पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा है पाई ओपी से, तो क्या होगा, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने लगेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने लगेंगे। अब देखो, अगर लो से हाई जा रहा है तो उसको मैंने बोला है ऑस्मोसिस, लो से हाई जा रहा है तो उसको मैंने बोला है ऑस्मोसिस। तो अगर हाई से लो जाएगा तो उसको मैं बोलूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलूंगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, लो से हाई पहले ही डिफाइन कर चुका हूं मैं, लो से हाई अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल जा रहे हैं तो मैंने उसको ऑस्मोसिस बोला हुआ है, तो हाई से लो वाले को मैं बोलूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को हम बोलते हैं आरओ। जो घर में आपके वाटर प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है, जैसे आरओ वगैरह, जो आरओ वाटर होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की ओर जाते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे मान लो ये आपके घर में वाटर फिल्टर है, ये वाटर का फिल्टर लगा हुआ है, इस वाटर के फिल्टर में आपने यहाँ से टैप वाटर भरा, कौन सा भरा, टैप वाटर, और यहाँ से निकल रहा है प्योर वाटर, यहाँ से निकल रहा है प्योरीफाई वाटर या प्योर वाटर। तो आप सिंपली बता सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, टैप वाटर की। टैप वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी जो आपकी नदी नालों, मतलब नदियों से, पहाड़ों से जो पानी आता है टैप वाटर में आता है, उस पानी को आप फिल्टर में डालते हो, फिल्टर में डालने के बाद जो टैप वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है हाई होती है, और जो प्योर वाटर होता है उसमें इम्प्योरिटीज कम हो जाती है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाती है। क्या हो जाती है, लो। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले इम्प्योर वाटर को हम एक फोर्स के साथ से एसपीएम पे डालते हैं और उस प्रेशर से उसको प्योरीफाई करके प्योर वाटर के रूप में लो कॉन्सेंट्रेशन का वाटर हम निकाल लेते हैं। इसी को बोलते हैं हम आरओ और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ मैंने 3 चीजें बताई आपको, क्या क्या बताई, यहाँ मैंने बताया, फटाफट मैं इसको समराइज कर देता हूँ तीनों चीजों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीनों चीजों को मैं समराइज कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बना लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको याद करना है, कहीं बार बार देख के रट्टा नहीं मारना है, कुछ नहीं करना। पहला केस मैंने बताया कि अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए पाई ऑस्मोटिक प्रेशर से, पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो जाए पाई ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो डायग्राम हमारा ये था, यहाँ पे लगा हुआ था हमारा पी एक्सटर्नल, और यहाँ से हमारा बैलेंस कर रहा था पाई ओपी। यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन थी। अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा नीचे दबाएगा तो पार्टिकल कहाँ आएंगे, हाई से लो की तरफ, तो पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इसी को हम बोलेंगे आरओ, क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। दूसरा मैंने बोला था, अगर पी एक्सटर्नल कम हो जाए किससे, पाई ओपी से,
पी एक्सटर्नल पाई ओपी से कम हो जाए, पी एक्सटर्नल अगर कम होगा पाई ओपी ज्यादा होगा तो ये ऊपर को भागेगा, ऊपर को भागेगा, तो यहाँ से जो H2O के पार्टिकल होंगे वो फटाफट फटाफट कहाँ जाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले में। तो पार्टिकल क्या जाएंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तीसरा केस मैंने बोला था, अगर पी एक्सटर्नल बराबर हो जाए पाई ओपी के, पी एक्सटर्नल बराबर हो जाए पाई ओपी के, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब स्टॉप होने का मतलब क्या है, स्टॉप होने का मतलब ये नहीं कि रुक गया या आपके एसपीएम के जो पोर्स बने हुए थे ब्लॉक हो गए, पोर्स ब्लॉक नहीं हुए, एसपीएम के पोर्स वही है, सब कुछ वही है। अब क्या होगा, जितनी मात्रा में सॉल्वेंट लो से हाई में जाएगा उतनी मात्रा में हाई से लो में आएगा और इनके बीच में एक साम्य स्थापित हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा और उसी प्रेशर पे हम क्या बोलते हैं उस प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे लगने वाला प्रेशर जो अपने प्रोसेस को वहीं पर रोक दे। इसका मतलब ऑस्मोसिस बंद नहीं हुआ है, ऑस्मोसिस उसमें हो रहा है लेकिन साम्य पे आ गया है। किस पे आ गया, साम्य पे। उसको हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। तीन चीजें हो गई, इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है देखो, पहले एग्जाम्पल समझ लो। यहाँ पे एग्जाम्पल पहला, घरों में आपने देखा होगा हम मैंगो पिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैंगो पिकल। मैंगो पिकल में क्या होता है, आम के बहुत सारे पीस होते हैं, उनको काट के घर वाले पहले क्या करते हैं, घर वाले कोई भी आम में नमक मिला के रख देते हैं। क्या मिला के, मैंगो पीसेस में सॉल्ट मिला के, NaCl मिला के उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, एक दिन के लिए या 4 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। तो क्या होता है, सारा का सारा वाटर बाहर निकल जाता है। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। कोई वाटर नहीं बचता आम के अंदर, कोई बैक्टीरिया नहीं पनपता और आपका मैंगो का अचार जो होता है लंबे समय तक चलता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जो आपके पैक्ड फूड है, क्या है, पैक्ड फूड, उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो पैकिंग वाले जो पॉलीथीन हो या कोई भी जिसमें पैक्ड होते हैं वो, उसके अंदर ब्राइन भरा होता है। क्या भरा होता है, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, NaCl का शायद 10% सोल्यूशन होता है, शायद 10%। इसको चेक कर लेना कितना होता है, 10% NaCl का सोल्यूशन होता है, उसको हम ब्राइन बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं, वाटर को एग्जॉस्ट कर देता है और वो लंबे समय तक फूड चलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो भी वाटर कैसे लेती हैं, वो भी वाटर कैसे लेती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को वो अपने अंदर लेती हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट हम। देखो, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने पाई से डिनोट किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने पाई से डिनोट किया था, पाई ओपी। तो यहाँ से 2-3 चीजें निकल के आती हैं। जो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है नॉर्मली क्या पे डिपेंड कर रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा था आपको, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली मैं सोल्यूशन में मोलरिटी की फॉर्म में पढ़ रहा हूँ। किसकी फॉर्म में पढ़ रहा हूँ, मोलरिटी की फॉर्म में या मोल पर लीटर की फॉर्म में, मोल पर लीटर की फॉर्म में इसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो पहला कंडीशन बन गई कि जो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी कंडीशन है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे करता है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका पार्टिकल्स बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागेंगे, बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो मैंने जो आपका डायग्राम बनाया था ना मैंने यहाँ पे, इस तरीके से डायग्राम बार बार बनाऊंगा तो फिर तो पूरा टाइम लग जाएगा। देखो पाई ओपी है ये, अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाऊं, टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो इसमें इसको ये बॉयल होगा। ठीक है, ये पिस्टन को और बहुत तेजी से ऊपर की ओर भगाएगा, यानी पाई ओपी इंक्रीज करेगा, पाई ओपी इंक्रीज करेगा। तो पाई ओपी टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ये समझने के लिए चीजें हैं, लेकिन ये सारे के सारे फैक्ट कैसे, एक्सपेरिमेंटल, सारे के सारे फैक्ट कैसे हैं, एक्सपेरिमेंटल। साइंटिस्टों ने इनको एक्सपेरिमेंट से निकाला है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में कंबाइन कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं इनको आपस में कंबाइन करूं तो पाई ओपी क्या आ रहा है मेरा निकल के, पाई ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, सी इंटू टी, पाई ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। अब सी क्या होता है, अब देखो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं यहां से तो आपको पता है कांस्टेंट इंट्रोड्यूस, कांस्टेंट को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो पाई इज इक्वल टू एस सी टी, एस सी टी, जिसको मैं एस को बोलूंगा आइडल सोल्यूशन कांस्टेंट। क्या बोलूंगा, आइडल सोल्यूशन कांस्टेंट, एस को बोलूंगा मैं आइडल सोल्यूशन कांस्टेंट। और नॉर्मल कंडीशन में जो एस होता है वो आर के बराबर ही होता है। आर की वैल्यू क्या होती है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं,
एस की जगह आर लिख सकता हूँ, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये इक्वेशन बन गई हमारी सोल्यूशन की इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपकी गैस इक्वेशन होती है वैसे ये सोल्यूशन की इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन से हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को भी डिफाइन करते हैं। ऐसे सोल्यूशन जो गिवन कंडीशंस पे इस सोल्यूशन को इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं वो आइडियल कहलाते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल कहलाते हैं, मतलब आदर्श और अनादर्श। अब देखो सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या बोला था, मोल अपॉन वॉल्यूम, एन अपॉन बी। सी इज इक्वल टू एन अपॉन बी इंटू आर टी, एन अपॉन बी इंटू आर टी। ये आपकी एक कंडीशन बन गई, ये आपकी एक कंडीशन बन गई। पाई इज इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका बार बार यूज आएगा, इससे हम बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक ये करा है, इसको आप देखिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सोल्यूशन का आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, पाई इज इक्वल टू कैसे डिफाइन किया मैंने, आपने देखा होगा, रट्टा नहीं मारना है, एक भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, कोई भी चीज नहीं रटनी है, सारी चीजें आप यहीं पे समझेंगे, सारी चीजें आप यहीं पे समझेंगे और परमानेंट मेमोरी में हमेशा के लिए इनको डाल लेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या बोला मैंने, पहला फॉर्मूला आ गया मेरा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी को मैंने बोला एन अपॉन बी आर टी। ठीक है, अब मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ। देखो सोल्यूशन में होता क्या है, सोल्यूशन में हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जो क्या पे डिपेंड करता है, जो क्या पे डिपेंड कर रहा है आपका, बार बार बॉन्ड ऑफ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो आगे देखो मैं देखता हूं एन सॉल्यूट है, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स हैं, किसके, सॉल्यूट के मोल्स हैं। सॉल्यूट के मोल्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक क्या, एन सॉल्यूट ऑब्जर्व, कौन से, ऑब्जर्व वाले, और दूसरे एन सॉल्यूट कौन से, थ्योरेटिकल वाले, कौन से, थ्योरेटिकल वाले। अब देखो एन कैसे निकालता हूं, एन कैसे निकालता हूं मैं, एन बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कैसा, ये ऑब्जर्व, और ये कैसा, ये भी ऑब्जर्व, और यहां से क्या आया, वेट थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल। मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूट की, ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूट की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूट की। तो देखो यहां से मैं निकालता हूं एन ऑब्जर्व अपॉन एन थ्योरेटिकल, अगर मैं निकालूं यहां से तो क्या आएगा, देखो डब्लू ऑब्जर्व अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व, क्या आ रहा है, ऑब्जर्व मल्टीप्लाइड मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन डब्लू थ्योरेटिकल। अब देखो डब्लू क्या है, डब्लू तो आपका जो वेट दिया होगा तो कांस्टेंट होगा, किसी एक सॉलिड की बात करेंगे हम, तो जो आपका वेट होगा, मान लो 2 ग्राम दिया है, 4 ग्राम दिया है, वो आपका नॉर्मल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आपका ये वेट वेट हम कैंसिल कर सकते हैं, वेट से वेट हम हटा सकते हैं इसको, वेट से वेट हमने हटाया तो यहाँ से क्या निकल के आया, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट कैसा, थ्योरेटिकल अपॉन मोलर वेट कैसा, ऑब्जर्व। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हमने क्या बोला था, आई, इसको हमने क्या बोला था, आई। यही आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर था जो स्टार्टिंग में हम आपको बता रहे थे। आगे देखो, अगर मैं इसको पाई निकालता हूँ, पाई निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या, एन, ये क्या होगा, सॉल्यूट के होंगे, किसके होंगे, सॉल्यूट के, एन अपॉन बी इंटू आर टी था, इसके साथ मुझे आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ सॉल्यूट के आएंगे। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूट के दो निकालता हूँ, कौन से, यहाँ पे दो कौन से निकलेंगे, ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल, उसका अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा, यही आई निकल के आएगा। तो मुझे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला निकालना है तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ कि जो भी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी, उसको अगर मैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपकी सीधे सीधे वैल्यू निकल के आ जाएगी, सीधे सीधे इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो आपको नॉर्मली सवालों में दिया होता है। वैसे हम दो तीन तरीके से करते हैं इसको, कि नॉर्मल तरीके से निकाल लो, ऑब्जर्व निकाल लो, फिर आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालो, उससे मल्टीप्लाई करो, या फिर डायरेक्ट आप इस तरीके से फॉर्मूले में रखोगे तो आपका टाइम बचेगा वहां पे एग्जाम में, आप डायरेक्टली मतलब चीजों को सॉल्व कर पाओगे इजिली। ठीक है, ये यहाँ तक आपका हो गया। कुछ सवाल देखेंगे अभी हम, कुछ सवाल देखेंगे अभी हम, कुछ सवाल देखते हैं हम, जैसे देखो कैसे करके हमें समझना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो 5 ग्राम, 5 ग्राम ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaCl, NaCl
58.5 ग्राम of NaCl dissolved in water. Calculate its क्या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो पाई का फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी, एन अपॉन बी आर टी। ठीक है, यहाँ से देखो एन क्या आएगा, यहाँ से एन निकालो, एन क्या आएगा 58.5 अपॉन 58.5, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5। तो यहाँ से मैंने एन निकाले हैं, जो एन इसको मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। एन बराबर क्या आएगा 58.5 अपॉन 58.5, एन की वैल्यू आ गई 1, एन की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ मैंने रखा इसको, एन की वैल्यू आ गई 1 अपॉन वी इंटू आर टी। ठीक है, 1 मोल अगर मैं NaCl लेता हूँ, देखो इधर, लेकिन इंटू आई भी आ रहा है ना इसमें। देखो अगर मैं 1 मोल NaCl को डिसॉल्व करता हूँ तो ये ब्रेक होता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में, और ये 1 मोल Na प्लस देता है और 1 मोल Cl माइनस देता है। 1 मोल Na प्लस देता है और 1 मोल Cl माइनस देता है, मतलब टोटल 2 मोल देता है। क्या देता है, टोटल 2 मोल देता है। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर नॉर्मली मैं 1 मोल को देखूंगा, यहाँ से 1 मोल मैंने लिया है, 1 मोल को देखूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी, जो इसका आंसर ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, वो क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, कम। तो मुझे यहाँ से आई की वैल्यू रखनी पड़ी, आई कितना आ रहा है इसके लिए 2 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा ये 2RT अपॉन बी, 2RT अपॉन बी। अगर मैं आई की वैल्यू रखता हूँ, अगर नॉर्मल सॉल्व करूंगा मैं तो क्या आ रहा होगा, आई की जगह में, मतलब आई की जगह में कुछ रखूंगा नहीं, आई फॉर्मूले में लगाऊंगा नहीं, नॉर्मल तरीके से एन की वैल्यू क्या रखूंगा 1 रखूंगा। 1 से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा जब तक मैं आई से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल देता है, तो मैंने आई से मल्टीप्लाई किया तो 2RT अपॉन बी रियल आंसर होगा, 2RT अपॉन बी रियल आंसर होगा। यहाँ पे आर की वैल्यू आपको दे रखी होगी, टी की वैल्यू दे रखी होगी, वी की वैल्यू दे रखी होगी, जो भी आप करोगे सिंपल तरीके से सवाल। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन सेम, मतलब वाटर, जो भी सेम बता देते हैं। देखो यहाँ से एन निकालो ग्लूकोज का, एन ग्लूकोज का क्या आ रहा है 180 ग्राम अपॉन 180 मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 1 मोल, क्या आ गया 1 मोल। अगर मैं इसका निकालता हूँ, इसका देखो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज मैंने क्या बोला था, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी, आई बराबर 1 आएगा। तो अगर मैं आई नहीं लगाता हूँ इसमें, अगर मैं सॉल्व करता हूँ पाई ओपी, क्या करता हूँ पाई ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी इंटू आर टी, 1 अपॉन वी इंटू आर टी। इसका आंसर यही रहेगा, इसका आंसर यही रहेगा। आर की वैल्यू जो दी होगी, टी की वैल्यू जो दी होगी, वी की वैल्यू जो दी होगी, उसको हम रख देंगे, तो इसका आंसर सेम ही आने वाला है। देखो 1 मोल मैंने किसका लिया NaCl का, और 1 ही मोल मैंने किसका लिया ग्लूकोज का, लेकिन आंसर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब देखो आई की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे अगर मैं 1 भी रख दूँ आई की वैल्यू तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई आप फॉर्मूले में इंक्लूड करेंगे, आई को आप फॉर्मूले में इंक्लूड करेंगे, जिससे आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी और डायरेक्ट आपका एग्जैक्ट आंसर जो आपको चाहिए होगा वही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर 1 रखता हूँ तब भी वैल्यू वही आएगी, सेम आएगी ना। तो एक मोल दोनों के लिए, लेकिन एक की वैल्यू डबल हो गई और एक की वैल्यू सिंगल है, इन दोनों का ये कंपेरिजन है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे सिंपल समझाने के लिए करके दिखाया। आगे हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ शायद छूट रही है, वो भी मैं यही करा देता हूँ। एक चीज़ शायद छूट रही है, वो भी मैं यही, चलो क्या छूट रहा है चलो बताता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे ये आपके इस तरीके से डायग्राम बना होगा, कॉलम जो बना होगा इस तरीके, कॉलम की हाइट, इसकी हाइट h है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इस तरीके से आप घर पे करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपको ये करा दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एनसीईआरटी का आपको एक सवाल करा देता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। यहाँ किताब रखी थी एनसीईआरटी वाली, आपको मैं एनसीईआरटी का एक सवाल कराता हूँ सोल्यूशन का, इन टेक्स्ट वाला है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.12, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.12 है, 2.12 कौन सा इन टेक्स्ट, इसको देख लो आप, इसको देखो मैं फटाफट लिख देता हूँ। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या पाई ओपी कैलकुलेट करना है, पाई कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इन पास्कल, काय में निकालना है पास्कल में,
क्या में निकालना है, पास्कल में। एंड एक्सेप्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, ठीक है। वेट पॉलीमर का दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर दिया हुआ है, 1 ग्राम और पॉलीमर ऑफ मोलर मास, इसका मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 185,000, कितना 185,000 इन वॉल्यूम दिया हुआ है 450 ml, वॉल्यूम दिया हुआ है 450 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री, कितना दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फटाफट चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है आपका, पाई ओ पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। टी आपको दिया हुआ है, आपको आर क्या लगाना है, आपको आर क्या लगाना है, तो आर की नॉर्मल वैल्यू होती है, पास्कल में निकाला है, तो पास्कल में निकालने के लिए हम 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लगाते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन लगाते हैं। अब देखो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है पास्कल 10 टू द पावर 3 लीटर, पास्कल मीटर क्यूब, पास्कल मीटर क्यूब होता है। चलो पहले ऐसे लिखता हूँ, पास्कल मीटर क्यूब ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं आगे कन्वर्ट कर लूंगा आगे भी। 1 जूल बराबर होता है 1 पास्कल मीटर क्यूब, पास्कल मीटर क्यूब। अब देखो 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 3 लीटर होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको लीटर में, क्योंकि मैं मुझे वॉल्यूम क्या में दिया हुआ है एम में, वॉल्यूम को मैं कन्वर्ट करूंगा क्या में, लीटर में, कितना 450 ml अपॉन 1000, तो यहाँ से आएगा 0.450 लीटर। अगर मेरा वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो मैं इसको ही पास्कल लीटर में लगाऊंगा, इसकी जो आर की वैल्यू है वो क्या में लगाऊंगा मैं, पास्कल लीटर में। तो पास्कल लीटर में कन्वर्ट करता हूं मैं। देखो पास्कल मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना 10 टू द पावर 10 लीटर, तो यहाँ मैं लगा सकता हूँ मीटर क्यूब की जगह पे 10 टू द पावर 3 लीटर, कितना लगा सकता हूँ, इतना लगा सकता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से मेरी वैल्यू बनेगी 10 टू द पावर 3 पास्कल लीटर, क्या बनेगी 10 टू द पावर 3 पास्कल लीटर, 1 जूल बराबर। तो मैं अगर मैं यहाँ रख दूंगा इसको, R इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10 टू दी पावर 3 पास्कल लीटर अपॉन मोल पर केल्विन, अपॉन मोल केल्विन। ये मेरी R की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कन्वर्जन में आपको बता दूंगा अभी किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये आपने देख लिया हो, तो मैं इसको आगे रब करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ फटाफट इस सवाल को, ठीक है। अरे मैं तो डाटा बिगाड़ दिया, चलो डाटा देखते हैं अभी। तो यहाँ से R इतना आ गया, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था 185,000, और वेट कितना दिया हुआ था 1 ग्राम पॉलीमर का, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया 1 ग्राम दिया हुआ था, और टेम्परेचर दिया हुआ था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब प्लस क्या में लगाना है केल्विन में, तो 273, तो यहाँ से 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 11 का 1 हासिल लगाया 2 1 3 310 केल्विन, और यहाँ से वॉल्यूम कितना आ गया था 0.450 लीटर। ये सारी चीज़ें मैं निकाल चुका था। अब यहाँ पे हम इसको फटाफट रखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो क्या आंसर बन रहा है हमारा, यहाँ से देखो पाई ओ पी इज इक्वल टू एन, कितना है एन निकालो यहाँ पे, एन मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 185,000, ठीक है। तो 1 अपॉन 185,000 यहाँ रखता हूँ मैं, 1 अपॉन 185,000, और यहाँ पे क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना जी, कितना 450 दिया था ना, 450 ml कन्वर्ट किया था इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाइड किया था, मल्टीप्लाई आर कितना दिया हुआ है 8.314 इंटू 10 टू दी पावर 3 पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू आ गई, टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर कितना था 310 केल्विन। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दो, देखो क्या ये क्या है, ये क्या में आ रहा है लीटर में, ये क्या में आ रहा है लीटर में, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, इसको ये मोल है, मोल पर लीटर। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से आपका आंसर क्या में आ रहा है, देखो केल्विन से केल्विन कैंसिल होगा, ठीक है, और लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। पास्कल पर मोल, पास्कल पर मोल, ठीक है। ये क्या आता है, ये क्या है मोल, 1/85 कितना है ये मोल, ये क्या है मोल, तो इसकी यूनिट क्या है मोल, ये मोल है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये मोल से
मोल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा क्या यहाँ पे, पास्कल। क्या बचेगा, पास्कल। तो आपका आंसर देखो काय में बन रहा है, यहाँ से पास्कल में, काय में बन रहा है, पास्कल में। तो पाई ओ पी इज इक्वल टू, यहाँ से देखो फटाफट 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, तो 8.35 को मैं लिख सकता हूँ 25/3। इसको भी आप ध्यान रखना, डायरेक्टली मतलब शॉर्ट में हम लिख सकते हो 25/3 इसको कर सकते हैं। इसका डिवाइड करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, कितनी, 8.314। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ से बोला 25/3 मल्टीप्लाइड 185 मल्टीप्लाइड 450, ठीक है। यहाँ 10⁻³ और यहाँ पे 310, कितना, 310। अब काय में आ रहा है, ये पास्कल में, काय में आ रहा है, पास्कल में वैल्यू। फटाफट फटाफट इसको क्रैक करते हैं, फटाफट आंसर निकालते हैं इसका फटाफट फटाफट से, ठीक है। 5 से 525 और 5 ने 45, कितना हो गया, 90, 90 आ गया। और काटते हैं इसका, 3 3 9, 5 से, चलो 5 ही काट लेते हैं, 5 एकम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 18 आ गया। तो देखो यहाँ कितना आया, 310 गुणे 10 की घात 3 बट्टा 3 गुणे 185 गुणे 18, ठीक है। 18 3 54, 185। तो 3 से काट के देख लो, चलो इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। 3 एकम 3 और 0, 3 3 9, 103, 310 है ना, हाँ 103 कर देते हैं इसको, 103 हो गया ये। तो 103, अब इसको और काट, 18 पंजे 90। चलो फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 से अगर मैं फिर से काटूँ, 3 3 9 बचा 1, 3 चौक 12 और 3 छक 18, ठीक है। और यहाँ 34 बचा, 17 का 17, 17 तो नहीं, चलो कोई बात नहीं। 34 1 2 3 0 अपॉन कितना, 185 गुणे 6, 185 गुणे 6। फिर से करके देखो आप, तो और काट लेते हैं इसको, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0, 10⁻² कर देता हूँ यहाँ, 170 कर देता हूँ, 17 2 3 3 कर देता हूँ। फिर 3 से फिर काट लेते हैं इसको, चलो 170, 0, 2 एकम 3 एकम 3, 2 से काटा, हाँ 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। हाँ 10⁻² अपॉन कितना, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगाए, 3 पे 24, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पे 24 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5, 5 5 5। कैसे देखो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5, 555 आ गया भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आ गया ये तो, 555। सॉल्व करो भाई, 555 से 170 को डिवाइड करना है हमने, 555 से 170 को हमने डिवाइड करना है। करो, 2 जीरो और लगा दो 70 की जगह, ठीक है। तो 1 2, 17,000 को 555 से हमने डिवाइड करना है। तो 5 3 15, 3 के आसपास आ रहा होगा कुछ, 5 3 15, 15,000 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 5 3 15,000 लगभग, कितना बचेगा इसमें देखो, 5 5 5 17,000। तो 5 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा, 5 3 पंजे 15 5 5 का 20 का 15 20 का 0 हासिल लगा 2, ठीक है। 3 पंजे 15 तो 17, 17 0 5, ये 17,000 है। तो 29 अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा, और 30 के आसपास आएगा, कितना आएगा, 30 के अप्रोक्सीमेट आंसर 30 पास्कल के आसपास आ रहा है। क्या आ रहा है, 30 पास्कल के आसपास। इसका आप आंसर चेक कर सकते हो, वहाँ देख सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट में शॉर्ट कैलकुलेशन किया था, आप तो घर में बैठोगे तो एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करोगे। अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 29.99 आएगा लगभग, 30 के आसपास, 30 पास्कल इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ मैंने आई यूज नहीं किया, यहाँ मैंने आई यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, इन्होंने पॉलीमर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, पॉलीमर, जो आपका नॉर्मली डिसोसिएट नहीं होगा। तो मैं इसको हर सवाल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहां पे आपको अगर उसने ना दिया हो कि आई के बारे में बात ना की हो, या आपको देखने में पहचानने में नहीं आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर ये डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, तो आप उसको एज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान के सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका ठीक आएगा, ठीक है। अगर आई के बारे में कोई बात ना की गई हो, आई के बारे में बात की गई हो तो आंसर निकाल के डायरेक्टली आप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
जो कंपाउंड पहचानने में सॉल्यूट नहीं आ रहा होगा उसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू 1 मानेंगे। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब शेयर करें और हमें यूट्यूब पे भी प्यार दें, यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें। यूट्यूब का हमारा चैनल है @केमिस्ट्रीधर, @केमिस्ट्रीधर, @केमिस्ट्रीधर। मैं आपको लिंक दूंगा इसमें, भाई जब वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका लिंक आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा। फेसबुक पे जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं वो हमारे वीडियो को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। तो